सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के नवीनतम राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024 के अकॉर्डिंग 22-23 के 3 वर्षों में शुद्ध घरेलू बचत 9 लाख करोड़ रुपए से तेजी से घटकर कितनी हो गई है? 11.09 लाख करोड़, 12.51, 14.16 एंड 16.85। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज योर राइट आंसर, सी। ओके, सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 14.16। बस इसमें डाटा ध्यान रखना है, इसमें और कुछ भी एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है, ओनली डाटा ध्यान रखिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व थैलेसीमिया दिवस 24 का विषय क्या है? ए, थैलेसीमिया देखभाल अंतर को पाटने के लिए शिक्षा को मजबूत करना, जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, सभी के लिए न्याय संगत और सुलभ थैलेसीमिया उपचार, जागरूक रहें, साझा करें, देखभाल, थैलेसीमिया ज्ञान में सुधार के लिए वैश्विक समुदाय के साथ मिलकर काम करें, वैश्विक थैलेसीमिया समुदाय में स्वास्थ्य असमानताओं को संबोधित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, बी हो जाएगा। सबसे पहले अब यहां पर देख लेते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स को कि विश्व थैलेसीमिया दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? यह सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई। ठीक है, तो इसकी चांसेस कम है कि आपसे ये पूछ ले कि थैलेसीमिया दिवस सेलिब्रेट कब किया जाता है। ओके, इसके चांसेस कम है कि डेट पूछेगा। साइंस में ये पूछ सकता है कि यह जो आप देख रहे हैं थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है, यह किस प्रकार की डिजीज है, ये पूछ सकता है। तो थैलेसीमिया आपका क्या है? एक आपका अनुवांशिक डिजीज है। ये क्या है? अनुवांशिक, यानी जेनेटिकल डिजीज है, यह अनुवांशिक बीमारी, अनुवांशिक बीमारी। ओके, जो क्या होता है, माता पिता से उनके संतानों में यह आती है, क्योंकि जेनेटिकल डिजीज है। तो जेनेटिकल डिजीज कैसा आएगा? माता पिता से, माता पिता से किसमें होता है? संतानों में, संतानों में फैलती है। ठीक है, और इसका जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, वो किसी बच्चे के जन्म के 3 से 4 महीने के बाद वो दिखने लग जाता है। इसके जो लक्षण हैं या सिम्टम्स वो कब दिखाई देते हैं? तो बच्चे के जन्म के 3 से 4 महीने बाद ये दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ओके, ये क्या होता है? सामान्य से कम हो जाता है, सामान्य से कम हो जाता है। और कम होने से क्या होगा? एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया। ओके, अगर हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो क्या होगा? एनीमिया की शिकायत हो जाती है। दूसरी चीज है, हमारे जो आरबीसी है उसका जनरली पूछ लेता है एग्जाम में कि आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है। तो आरबीसी का कार्यकाल होता है 120 डेज का। बट अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, थैलेसीमिया हो रखा है, तो आपका जो ब्लड का आरबीसी का कितना होगा? ओनली 20 डेज का इसका लाइफ होगा, 20 दिनों का ही लाइफ होगा। और यही कारण है कि इस बीमारी से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनको क्या होता है? ब्लड की जो जरूरत पड़ती है ना, उन जो दिया जाता है ना कि अगर इस बीमारी से एनीमिया की स्थिति में क्या होगा, अगर ब्लड की कमी है, हेमोग्लोबिन कम है और आरबीसी 120 डेज की जगह केवल 20 डेज ही रह रहा है, तो क्या होगा? वहां पर आपको जो है ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। यही वो रीजन है। तो थैलेसीमिया जो डे है वो चांसेस बहुत कम है कि पूछे, लेकिन इससे होने वाले जो इसके सिम्टम्स हैं, क्यों हो रहा है, क्या इसके अंतर्गत क्या किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, एनीमिया इससे संबंधित है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस में बन सकते हैं। हाँ, मैं ये बहुत बार सुनती हूँ कि साइंस के जो क्वेश्चन है रॉन्ग हो गए या टफ पूछ लेता है। घटना चक्र में भी तो हमने पढ़ा था, पर उसमें यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये गलत है। घटना चक्र तो आते ही आते हैं। दूसरी चीज है कि साइंस के क्वेश्चन जो नए बन सकते हो, कैसे बनेंगे? अब आपके पास थैलेसीमिया है, आप इसको ध्यान नहीं देंगे, केवल डेट ध्यान, भाई थैलेसीमिया से रिलेवेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकते हैं उसको फोकस करें, क्वेश्चन वहीं से बनने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला ओके पहला देश कौन बन गया है? चीन,
भारत, फ्रांस, यूएसए, इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में बताया था। 100 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश, ओके, कौन सा बन गया है? तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चीन, भारत, फ्रांस, यूएसए। तो चलिए सबसे पहले अब इस क्वेश्चन के हम लोग आंसर पे चलते हैं, क्या होगा देखते हैं। पेन क्यों नहीं चल रही है? चलिए ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, बोला है 100 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ओके, बी इज योर राइट आंसर। एक्चुअली भारत क्या हुआ था इन 2022, 11 बिलियन डॉलर, ओके, इतना इसने प्राप्त किया था इन 2022। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश है भारत। ओके, भारत के बाद अगर बात की जाए तो क्या क्या हो जाएगा? मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड फ्रांस। फ्रांस, ओके, ये वो 5 देश हैं, 1 2 3 4 एंड इंडिया, ये 5 देश हैं जो सबसे अधिक क्या इन्होंने प्रेषण प्राप्त करने वाले, ठीक है, प्रेषण प्राप्त करने वाले टॉप 5 यही है। टॉप 5 कौन से देश हैं? ये 5 देश हैं, ठीक है। भारत में वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासन है उसकी संख्या भी सबसे अधिक है। ओके, भारत में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या भी सबसे अधिक है, और भारत जो है इतना बिलियन प्रेषण प्राप्त करने के मामले में भी सबसे टॉप पर बना हुआ है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, भारत है। और ये जब जितना भी ये देख रहे हैं, मैक्सिको हो गया, चाइना किस में आएगा? 3rd चाइना आ गया, फ्रांस आपका 5th में है ना, यूएसए, ये यूएसए इसमें शामिल नहीं है, यूएसए इसमें शामिल नहीं होगा, मैक्सिको है। क्लियर? चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो एस्ट्रोजेनेका ने अपनी कोविड वैक्सीन डैश वापस ले ली है। ए स्पुतनिक वी कोविशील्ड, सी कोवैक्सिन एंड डी वैक्सजेविरिया। तो राइट आंसर क्या होगा? वैक्सजेविरिया को उसने वापस ले लिया है। कोविशील्ड तो ले नहीं सकता है क्योंकि कोविशील्ड ऑलरेडी हम सभी को लग चुका है ना। और कोविशील्ड भी किसकी थी? कोविशील्ड एस्ट्रोजेनेका प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये इसकी सहायक थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इसको हेल्प किया था। किसके लिए? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सचिन, कैसे हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है? और कहाँ गायब थे आप लोग? सभी कोई गायब कहाँ थे? क्लास के स्टार्टिंग में एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक पर डिस्कस कर रखी हूँ, क्लास को देख लीजिएगा। चलिए, तो विश्व स्तर पर एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोविड वैक्सीन, अब एस्ट्राजेनेका ने किसके लिए? कोविशील्ड के लिए। ये और ये दोनों मिलकर काम कर लिए, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसको क्या बोला गया है, जो क्यूआर रैंकिंग दी गई है, इस क्यूआर रैंकिंग में इसको 3rd पोजीशन भी दिया गया है, 3rd नंबर पर है क्यूआर रैंकिंग में, क्यूआर की जो रैंकिंग दी गई है, ठीक है। नाउ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून घनश्याम, कैसे हैं? चलिए, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। अब बोला है कि इसने वापस ले लिया है वैक्सजेविरिया को। क्यों इसने वापस लिया? तो इसका मामला क्या है? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, थ्रोम्बोसिस, ठीक है। क्या है ये? थ्रोम्बोसिस। और एक वर्ड है इसके साथ, क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम। खतरा किसका माना जा रहा है? इन दोनों का ही, ये दोनों यानी टीटीएस का क्या है? यह कारण बन सकता है, यानी जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं ना, उसकी कमी आ जाती है। एक थ्रोम्बोसिस जो ब्लड में आपको क्लॉटिंग हो जा रही है, दूसरा है ब्लड में जो प्लेटलेट्स की कमी आ जा रही है। तो ये डिजीज जो है इसमें पाया गया। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून विनय, कैसे हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है? तो ये दोनों का अब ये पाया गया, मतलब
स्टार्टिंग में ये बोला गया कि चलो ये कोविशील्ड तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब ये डिजीज को देखा गया कि ऐसा कुछ पाया जा रहा है तो इसने बोला एस्ट्रोजेनेका ने कि चुपचाप इसे मार्केट से क्या करो, इसे वापस ले लो। तो वैक्स जेविरिया को इसने वापस ले लिया, कोविशील्ड को वापस नहीं ले सकता, हम लोग के बॉडी में कोविशील्ड ऑलरेडी घूम रहा है। ठीक है, चलिए नाउ हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय तटरक्षक बल और डैश ने जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारतीय यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और कौन है, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एसआर स्टील। कौन इसमें मदद कर सकता है? अगर बात की जाए कौन हो सकता है, तो भारतीय तटरक्षक बल, ओके, और डैश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जिंदल स्टील। जिंदल स्टील इसे मदद कर रहा है। जिंदल स्टील एंड पावर किसके साथ है? इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ इसे समझौता कर लिया। और किसके लिए किया है? तो जहाज के निर्माण में स्वदेशी सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। मैंने हमेशा कहा है, इसको ध्यान रखिएगा कि विकसित भारत @ 2047 का कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। जहां भी कोई स्वदेशी वर्ड आए दैट मीन्स इसका क्या होगा, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है यह, तो यह जुड़ा हुआ है आत्मनिर्भर भारत से। भारत और भूटान के बीच डैश संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह लद्दाख में आयोजित हुई। क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है कि यह मीटिंग कहां की गई है, तो कहां हुआ है? लेह लद्दाख में। अब कौन सी मीटिंग थी ये? 3rd मीटिंग, 4th मीटिंग, 5th मीटिंग, 6th मीटिंग। तो मीटिंग कौन सी थी? ये 5th मीटिंग थी। और देखा जाए तो आयात और निर्यात, किस मामले में? आयात और निर्यात, ठीक है, आयात और निर्यात, इन दोनों ही मामलों में भारत भूटान का क्या है? शीर्ष व्यापार। ठीक है, आयात और निर्यात दोनों मामले में। खास करके भारत जो है भूटान को, अगर आप देखेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से काफी मदद पहुंचाता है ना, आर्थिक दृष्टिकोण से। और अगर आर्थिक कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि अप्रत्यक्ष रूप से उसको दिमागी रूप से भी मजबूत कर रहा है। ओके, चलिए अब बात की जाए भूटान कैसा देश है। तो भूटान एक आपका लैंड लॉक्ड देश है, लैंड लॉक्ड। ठीक है, कौन कौन सी, भारत के कौन कौन सी सीमा है जो इसके साथ, भारत के कौन कौन से राज्य जिसके साथ सीमा साझा करते हैं? सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ये क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। असम का एक, भूटान का एक बहुत ही एक प्रोजेक्ट है जो बहुत चर्चा में है और वो है गेलेफू प्रोजेक्ट। गेलेफू प्रोजेक्ट, ओके, ये प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के बन जाने से आसाम में क्या होगा? ऑलरेडी डेवलपमेंट यहां भी होगा, आसाम में भी इस प्रोजेक्ट के बन जाने से। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है किसके लिए है? तो यह प्रोजेक्ट है आपका साउथ ईस्ट एशिया देशों से कनेक्ट करेगा, व्यापार को बढ़ाना है इनको। तो ये तो भूटान और साउथ ईस्ट वाले समझे, लेकिन भारत के रास्ते ही तो जाएगा ना। रास्ता कैसे होगा? तो भारत को के रास्ते, रास्ते का मतलब हो गया कि असम से होते हुए जाएगा। अब जब वहां पर एक प्रोजेक्ट बनेगा आसाम से होते हुए जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा आसाम को भी होगा। तो आसाम में जो है शहरीकरण का डेवलपमेंट अधिक होगा इस गेलेफू प्रोजेक्ट से, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने BFSI क्षेत्र के लिए भारत के पहले डोमेन विशिष्ट LLM का अनावरण किया है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, क्या है यह? लार्ज लैंग्वेज मॉडल का अनावरण किसने किया है? सेतु, सेक्सॉफ्ट, कैल्टन एंड ओरेकल। अच्छा, ये ओरेकल का नाम आप लोगों ने पहले कभी सुना है या नहीं सुना है? ओरेकल वगैरह का, ये सभी क्या है? लैंग्वेज हैं, ये सभी लैंग्वेज हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेतु ने किया है। किसने? BFSI क्षेत्र के लिए भारत के पहले डोमेन विशिष्ट LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, ठीक है,
इसका अनावरण किया। किसने? सेतु। सेतु की अगर बात की जाए, ये कब लॉन्च हुआ था? 2018 में ये लॉन्च हुआ था। ये है क्या? अच्छा हाँ, 18 में लॉन्च हुआ तो किसने किया था? शाहिल किनी एंड निखिल कुमार, इन दोनों ने क्या किया? मिलकर इसे लॉन्च किया था। निखिल कुमार। ओके, ये है क्या? यह एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर ओके, यानी एपीआई प्रदाता है। ठीक है, और आरबीआई से यह क्या है? यह भी ध्यान रखिएगा कि यह आरबीआई से अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में इसको क्या? अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में इसको लाइसेंस प्राप्त हो चुका है काम करने के लिए आरबीआई से। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में मुंबई और दिल्ली का स्थान क्या है? मुंबई और दिल्ली का कौन सा स्थान है? तो मुंबई और दिल्ली, हालांकि यहाँ पे 24th एंड 45th, 67th एंड 32, 12th एंड 34th, एक वर्ड यहाँ पे स्किप है और आंसर भी वही है। ठीक है, तो क्या होगा? ये 37th, और ये इसका आंसर भी है। 24 और 37, यानी मुंबई किस नंबर पर है? मुंबई 24th है एंड 37th आपका दिल्ली है, दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में। ओके, अब ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है हैनले एंड पार्टनर्स एंड न्यू वर्ल्ड हेल्थ, इनके द्वारा क्या किया गया है? यह रिपोर्ट जो है जारी किया गया है, इनके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें न्यूयॉर्क क्या है? टॉप पर है, ये टॉप पर है, न्यूयॉर्क टॉप पर है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ अगर बात की जाए तो इसमें जो खाड़ी क्षेत्र है आपका वो सेकंड पर है, टोक्यो थर्ड में है, यहां पर टोक्यो थर्ड, फोर्थ क्या होगा? सिंगापुर, लंदन फिफ्थ। तो ये टॉप 5 हो गए आपके पास, टॉप 5 ये हो गए। और बात की जाए मुंबई और दिल्ली की तो 24th एंड 37th। नेक्स्ट क्या है? NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल्फ हीलिंग सड़कों के लिए अत्याधुनिक तकनीक की खोज कर रहा है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है? यह एक अनोखी तरह का डामर लगाकर सड़कों को खुद की मरम्मत करने में सक्षम बनाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, मामूली फ्रैक्चर को ठीक करने और पानी के रिसाव को रोकने के लिए इस डामर में स्टील फाइबर और एपॉक्सी कैप्सूल मिलाया जाएगा। सही कोड चुने, लेकिन सही कोड को चुनने से पहले यह पता होना चाहिए कि ये डामर है क्या, क्या होता है। डामर को बिटुमिन्स भी कहा जाता है। डामर को क्या बोला जाता है? बिटुमिन। इसका नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, बिटुमिन्स। ठीक है, डामर को बिटुमिन्स भी कहा जाता है। अब दूसरी चीज है, बिटुमिन्स है क्या? सोर्स ऑफ पेट्रोलियम। इसका मेन सोर्स क्या है? इसका मेन सोर्स जो है वह है आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। ओके, अगर एक वर्ड में बोला जाए तो डामर जैसे वो जो पिच होती है ना, जब सड़क बनता है, आप लोग देखते होंगे सड़क बनने टाइम गिट्टी का जो पिच बनाया जाता है वही पिच है आपका यह डामर। अगर बहुत साधारण इसमें शब्दों में बोला जाए, अदरवाइज अगर आप इसको थोड़ा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा, डामर को अगर लेकर के पूछता है तो डामर को क्या विटामिन्स भी कहा जाता है, मेन सोर्स ऑफ पेट्रोलियम, और इसको जो एक टर्मिनोलॉजी हम लोग पिच भी बोलते हैं, पिच।
ठीक है, सड़क बनाने में जो यूज होता है वो गिट्टी का, और उसको पिच मारते हैं, बोलते हैं उस पे नहीं चलना चाहिए, पैर चिपक जाएगा, हाथ चिपक जाएगा, ऐसा बोला जाता था बचपन में। तो इसमें और क्या बोला गया है कि मामूली फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए, पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसमें स्टील का फाइबर और दूसरा है एपॉक्सी कैप्सूल जो है मिलाया जाएगा। तो केवल एक, कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, एक और दो दोनों यहाँ सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी नागालैंड एंड डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेन सोर्स ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए, मणिपुर। ओके, अब बोला गया है स्कूल्स ऑन व्हील्स। स्कूल्स ऑन व्हील्स का मतलब क्या होता है? स्कूल ऑन व्हील्स मतलब कोई एक ऐसी चीज होगी जो चक्कों के सहारे आपको जो है स्कूल चलाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मणिपुर की गवर्नमेंट जो है वहां पर, मणिपुर के कौन है सीएम नेफ्यू, वो क्या कर रहे हैं, मणिपुर में कुछ टाइम पहले, यानी कुछ टाइम क्या, अब तो 1 साल हो गया, तो 1 साल पहले वहां पर 3 मई आसपास ही क्या हुई थी, वहां पर जातीय संघर्ष जो स्टार्ट हो गया था मैती समुदाय और कुकी समुदायों के बीच में। ओके, तो इस संघर्ष में क्या हुआ था, काफी सारे लोग जो हैं वो उनको राहत शिविरों में रखा गया था। राहत शिविर में रखा गया तो जो बच्चे थे जिनकी पढ़ाई छूट गई है ना, अब वो स्कूल तो जा नहीं सकते हो, तो राहत शिविर में चले गए हैं। तो इस प्रकार के बच्चों के लिए वहां की गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक ऐसा बस तैयार की जिसमें लाइब्रेरी है, मतलब एक टीचर अवेलेबल होंगे, लाइब्रेरी होगा, और अदर लाइक एक स्पोर्ट्स टाइप का भी आपका वहाँ पे खेल का आयोजन किया जाए, मतलब जिस प्रकार से स्कूलों में होता है व्हाइट बोर्ड वगैरह, ऐसी एक बस जो है तैयार की गई है जो क्या करेगा, वो राहत शिविरों में जा करके बच्चों को जो है एजुकेशन देगी। तो इसलिए इसको बोला गया है स्कूल ऑन व्हील्स, यानी चक्के के ऊपर स्कूल, यानी एक ऐसा गाड़ी, ऐसा बस है जो जाएगा राहत शिविर, उसमें टीचर होंगे, लाइब्रेरी होगी, सारी फैसिलिटी जस्ट लाइक एक स्कूल की तरह उसको बना दिया गया है। मूवीज में नहीं देखते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे बस होते हैं, खाने पीने सोने रहने की सब व्यवस्था होती है ना। शाहरुख खान की वो कौन सी मूवी थी, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जो काफी अच्छा, उसमें बस जो दिखाया गया, जिस बस में सब कुछ की सारी साधा जो है अवेलेबल है, कुछ रिसर्च पे ही था वो मूवी भी, कुछ मुझे नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो उसी प्रकार की बस को यहाँ बोला गया है स्कूल ऑन व्हील्स। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ इंडिया ने 5 मई को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया। कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय बच्चन, करीना कपूर, आलिया भट्ट। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। आई डोंट थिंक कि मुझे इसका आंसर देना चाहिए, मुझे तो लग नहीं रहा है कि मुझे इसका आंसर देना चाहिए। चलिए, केवल एक ही आंसर आया और आंसर नहीं आया, 10 आंसर आने चाहिए, 10 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो 9, इसका आंसर क्या होगा? कैटरीना कैफ। पक्का? किसने दिया है? कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ होगा? ठीक है, चलिए, बहुत सही। बी, बी आंसर किसने दिया है? नहीं, इसका आंसर करीना कपूर है। ठीक है, करीना, अगर आज मैं गलत बता भी दूं, इसका आंसर क्या होगा? करीना कपूर। ओके, इस प्रकार में आप लोग गलत नहीं करेंगे ना, ऐसा तो मैं बताओ ना बताओ, आंसर इसका तो सही आना ही है। यूनिसेफ इंडिया ने क्या किया है, अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है करीना कपूर को। एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, महिलाओं की शिक्षा हो गई, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को काफी सारी जो है उनके एजुकेशंस को लेकर के, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर के, बच्चों को लेकर के इन्होंने जो इस क्षेत्र में जो है काम किया है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बनाया गया है, यहाँ पर नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा यूनिसेफ इंडिया यानी क्या है, यूनाइटेड नेशंस है ना, क्या करती है ये, जो मतलब ये मान के चलें कि यूनाइटेड नेशंस ये है चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इन ईयर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। ओके, अब ये करती क्या है
किसने? यूथ के लिए भी, यूथ यानी यूथ एडवोकेट, यूथ एडवोकेट की भी नियुक्ति की। ठीक है, और किन क्षेत्रों में नियुक्ति की गई? तो 4 क्षेत्र जो है स्पेशल रहे, जैसे जलवायु कार्रवाई, मानसिक स्वास्थ्य, यूनिसेफ के द्वारा ही किया गया है, मानसिक स्वास्थ्य, नवाचारों यानी इनोवेशंस को लेकर के, और स्टेम को लेकर के। स्टेम का मतलब हो गया साइंस एंड टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें क्या है कि इसमें महिलाओं की या लड़कियों की भूमिका बहुत कम है। ओके, तो इसलिए इन क्षेत्रों में क्या किया गया है, जो है यूथ एडवोकेट को नियुक्ति की गई है, जिन्होंने यहाँ पर काफी सारे काम किए हुए हैं। और कौन कौन है? तो यूथ जो एडवोकेट नियुक्त किए गए हैं उनकी एज होनी चाहिए 16 से 24 ईयर्स। ओके, ये भी यूनिसेफ ने ही किया है। तो किसको किया है? एमपी से किसको किया है? गौरांशी शर्मा, एमपी से इसे अपॉइंट किया है। यूपी से कौन है? कार्तिक वर्मा, शर्मा, बर्मा, है ना। असम से कौन है? नाहिद अफरीन, नाहिद अफरीन। एंड तमिलनाडु से विनीशा उमाशंकर। ठीक है, विनीशा उमाशंकर, इन लोगों को क्या किया गया है यहाँ पर न्यूली जो है अपॉइंट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ इंडिया ने 5 मई को नेशनल लेवल पर किसको नियुक्त किया है? करीना कपूर को। इसके अलावा इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा कि इसने यूथ एडवोकेट जिसकी एज कितनी होगी? 16 से 24 ईयर्स, जिन लोगों ने इन 4 क्षेत्रों में काम किया है, बेहतर परफॉर्मेंस किया है, उनको भी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट डैश के द्वारा जारी किया जाएगा। नेपाल, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो राइट आंसर क्या होगा? नेपाल के द्वारा। अब इसका भी विरोध किया जा रहा है, बोल रहा है कि भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला, तो भारतीय क्षेत्र का जो 3 एरिया, जैसे कौन कौन सा हो गया? लीपो लेक, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 3 एरिया को जरूर ध्यान रखिएगा। लीपो लेक हो गया, दूसरा क्या होगा? लिम्पिया, धुरा, और तीसरा क्या है? काला पानी। ठीक है, इसको क्या कर दिया है? जो भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट द्वारा इसको जारी किया जाएगा। इसको, ये किसका है? भारत का हिस्सा है। अब उसको बोलेगा कि नेपाल का है, तो इसका नेपाल वाला, इसको जो भारतीय लोग हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं, बाहर इंडियन गवर्नमेंट इसका विरोध भी कर रही है। ठीक है, तो ये 3 जगह के जो नाम है इसको ध्यान रखिएगा, इन तीनों का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का नाम। और कितने रुपए के नोट पे किया जा रहा है? 100 रुपए के नए नोट पे इसको जारी किया जा रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात की जा रही है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल जो है दहल प्रचंड। क्या नाम है? पुष्प कमल दहल प्रचंड, पुष्प कमल। यहाँ के प्रधानमंत्री यानी पीएम कौन है? पुष्प कमल, नाम इतना बड़ा है, दहल प्रचंड। ये लोग रजिस्टर में, लोग अपने नाम को रजिस्टर में कैसे मेंटेन करते होंगे, है ना। हाँ, ये एरिया जो है इंक्लूड कर लिया गया था इन 2019 में। भारत का जो मैप दिया गया 2019 का, उसमें ये तीनों एरिया को शामिल कर लिया गया था। बिल्कुल, भारतीय मैप में जो था ये शामिल था। अब बात आती है, चूंकि ठीक है ये तो वहाँ के पीएम है, नेपाल को लेकर के। तो भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो एक आपका हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, उसके बाद क्या आएगा? सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये क्या हो गया आपके, किसके साथ सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बिहार के ऐसे कितने जिले हैं, स्पेशली बीपीएससी के लिए बता रही हूं, बिहार के ऐसे कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के 7 जिले हैं। अब वो 7 जिले कौन कौन से हैं, इनका पश्चिम से पूरब की ओर एक क्रम बताइए। तो अगर सपोज हम लोग ये मैप बना दिए, यहाँ क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। तो ये हो गया आपके पास। इसके अलावा अगर अब ये पूछा जाए कि बिहार का सबसे पूर्वी जो जिला है वो कौन सा है, ठीक है, पूर्वी जिला कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा किशनगंज।
ये भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है। इसके अलावा नेपाल को लेकर के इन दिनों जो हम लोग करंट अफेयर्स में देख रहे हैं लगातार, नेपाल ने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट और से क्या किया है, 10 टन कचरा प्लस 5 शवों को इसने क्या किया है, कलेक्ट किया है। किसने, नेपाल ने। इसके अलावा नेपाल को लेकर के और क्या आएगा, भारत और नेपाल के मध्य जो अभ्यास किए जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो अभ्यास सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। अभ्यास कौन सा है, वो सूर्य किरण है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया। क्या नाम है, सूर्य किरण 17। सूर्य किरण 17 इसका नाम है। ठीक है, तो नेपाल को लेकर के इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखना है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है, नेपाल खास करके बहुत ज्यादा पूछता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरबीआई ने गिफ्ट सिटी ओके, गिफ्ट सिटी गुजरात में डैश के सहायक कंपनी स्थापित करने को मंजूरी दी। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए है आरईसी लिमिटेड, बी है अडानी ग्रीन एनर्जी, सी टाटा पावर एंड डी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सुगौली ट्रीटी इन नेपाल एंड इंडिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कब हुई थी सुगौली की संधि, कब हुई थी, कब हुई है ये, कब हुई है राशिद, कब हुई है सुगौली की संधि। चलिए, एंड घनश्याम आपने दिया है अडानी ग्रीन, राशिद बी। दोनों आंसर रॉन्ग है, दोनों आंसर रॉन्ग है। ओके, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आरईसी लिमिटेड, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, सबसे पहले ये बताएं कि आप लोगों को पता है कि इस गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। केवल आंसर से नहीं, केवल राशिद आंसर गलत है। सुगौली की संधि 1916 में की गई थी, ठीक है, ये गलत आंसर है। एक्चुअली हुआ क्या था, जो भारत और नेपाल वाला जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1914 में, फिर 1916 में ये संधि की गई थी। ठीक है, 1916 में हुआ था सुगौली की संधि। चलिए नाउ अब बताएं कि गिफ्ट सिटी, गिफ्ट क्या होगा, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, क्या बात है, आंसर नहीं आ रहा है। गुजरात, इसलिए मैंने पूछा था, इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। ओके, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी, गिफ्ट सिटी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, ये है गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी। अब बोला जा रहा है कि यह जो आपकी टेक्नोलॉजी सिटी है, इसमें सहायक कंपनी स्थापित कौन कर रहा है, वह कर रहा है आपका आरईसी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इस आरईसी की ये काम क्या करता है, इसका संबंध है, एक्चुअली आरईसी का फुल फॉर्म होता है, आरईसी इसका फुल फॉर्म क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ओके कोऑपरेशन लिमिटेड। ये है आरईसी, यानी ये वित्त पोषित करता है पूरे भारत में जो बिजली के क्षेत्र है, वहां पे क्या करता है, पूरे भारत के बिजली क्षेत्र को क्या करेगा, ये वित्त पोषण करता है, वित्त पोषण, और क्या करता है, उसके विकास पर यह केंद्रित रहता है। ठीक है, विकास पर केंद्रित पूरे भारत में जो बिजली क्षेत्र है। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हम बात करें कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ओके, और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, यानी राज्य बिजली बोर्ड हो गया,
और आपका केंद्र और राज्य, यहाँ के जो कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उन उपभोक्ताओं को क्या करता है, यह वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यूटिलिटीज जो है ना, उनको क्या करेगा, यह वित्तीय सहायता प्रदान करता है आरईसी लिमिटेड। ये इसका काम है। जैसे सपोज किस प्रकार का प्रोजेक्ट लेता भी है, कहीं पे ट्रांसमिशन करना हो, प्रोडक्शन करना हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, तो इससे संबंधित कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो आरईसी के पास रहता है। ओके, ये हो गया एक इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या है, आरईसी लिमिटेड जो है यह एक महारत्न कंपनी भी है। महारत्न कंपनी, इसे महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया था? इन ईयर 2022 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। और यह कौन सा है? यह 13वां महारत्न कंपनी है। 13th महारत्न, सॉरी 12th महारत्न है। 13th तो आपका ऑल इंडिया लिमिटेड है, ये 12th महारत्न कंपनी है। ये 12th महारत्न यह कंपनी है। ओके, यस, इसरो की स्थापना भी 1969 में हुई थी। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तमिलनाडु में खोजी गई एक नई तमिलनाडु में खोजी गई एक नई, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, ठीक है। खोजी गई एक टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम डैश के नाम पर क्या किया गया है, रखा गया है? ए आदित्य एल1 मिशन, गगनयान मिशन, चंद्रयान मिशन एंड चंद्रयान 2 मिशन। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट मिनट, बैटरी डाउन हो रही है, मैं जरा बैटरी चेंज कर लूं, ठीक है, जस्ट मिनट।
सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ऑडियो आ रही है आप लोग के पास? ऑडियो आ रही है? ऑडियो आ रही है कि नहीं? आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, टाइम थोड़ा सा लग गया। ऑडियो आ रही है कि नहीं? ऑडियो आ रही है? प्लीज टेल मी, ऑडियो आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तमिलनाडु में खोजी गई टार्डिग्रेड प्रजाति, इसका नाम क्या है? इसका नाम है चंद्रयान-3 मिशन। ठीक है, चंद्रयान-3 मिशन के नाम पर इसको रखा गया और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है बैटी लिप्स। ओके, बैटी लिप्स चंद्रयानी, चंद्रयानी, बैटी लिप्स चंद्रयानी। और इसे एक्चुअली ये जो टार्डिग्रेड प्रजाति है इसको जल भालू भी कहा जाता है। वॉइस सही है ना? ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इसे जल भालू, जल भालू के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये कहाँ पाया गया? तो यह पूर्वी तट, तमिलनाडु यानी पूर्वी तट ही होगा, है ना, पूर्वी तट। ओके, तमिलनाडु यानी पूर्वी तट में। ठीक है, इसको ऐसा माना जाता है कि कठोर जानवरों में से यह एक ऐसा मतलब माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पेटीएम सर्विसेज के सीईओ कौन बने हैं? वरुण श्रीधर, भावेश गुप्ता, राकेश सिंह, कमल सक्सेना। तो पेटीएम सर्विसेज का किसको बनाया गया है? वरुण श्रीधर। ओके, वरुण श्रीधर, पेटीएम सर्विसेज का किसको बनाया गया है? तो वरुण श्रीधर को। ओके, एंड भावेश गुप्ता यहां से अभी रिजाइन दिए हैं, भावेश गुप्ता। ओके, भावेश गुप्ता। चलिए, ठीक है, हालांकि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं पेटीएम मनी के, पेटीएम मनी, इसके सीईओ कौन है? राकेश सिंह। पेटीएम मनी के सीईओ कौन है? राकेश सिंह। ठीक है, पहले कौन थे पेटीएम मनी के सीईओ? वरुण श्रीधर थे, जिनको अभी वर्तमान में बनाया गया है पेटीएम सर्विसेज का इनको बनाया गया है सीईओ। ओके, नाउ भावेश गुप्ता यहां से हट चुके हैं, भावेश गुप्ता इस्तीफा दे चुके हैं, भावेश गुप्ता नहीं होगा, आंसर ए होगा इसका। नाउ कम टू द नेक्स्ट। फ्लीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? विचार कीजिए। अमेरिका में फ्लीट का तेजी से प्रसार गर्मियों में संक्रमण की लहर के बारे में चिंता पैदा कर रहा है। फ्लीट ओमिक्रॉन जो JN यानी जनरेशन 1 ओके वंश के नए कोविड-19 वेरिएंट का यह एक समूह है। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसरो ने अपने अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली के विकास के लिए प्री बर्नर इग्निशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में क्रायो एकीकृत इंजन परीक्षण सुविधा में आयोजित किया गया था। सही कोड चुने। केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसरो ने अपने अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदन यानी प्रपोल्शन जो सिस्टम है उसके लिए बोल रहा है, उसको डेवलपमेंट के लिए प्री बर्नर इग्निशन इसका सफलतापूर्वक क्या किया? टेस्टिंग किया। ओके, नाउ दूसरा है महेंद्रगिरी में। कहा? तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यहां पर किया गया। ठीक है, नाउ अब बात आती है कि इस सही कोड चुनना है। तो सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा कि सेमी क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक ओके इसमें क्या होता है आपका? लिक्विड ऑक्सीजन, जहां से सवाल बन सकते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन होता है और किरोसिन। ठीक है, किरोसिन। ओके, इन दोनों का क्या होता है? यह जो आपका सेमी क्रायोजेनिक है वर्क्स ऑन, किस पे काम करता है यह? तो वर्क्स ऑन क्या होगा? प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ, प्रो यानी प्रमोदन जो आपका प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन है? लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन का। यह महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? इंक्रीज द पेलोड,
अभी इसमें वर्तमान में जो किया गया है, क्या करने के लिए लाया गया है इसको, इंक्रीज, यानी पेलोड की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द पेलोड कैपेसिटी। ओके, यानी